आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ रीमा। 12 मई, जी हां 12 मई को प्राइम मिनिस्टर ने नेशन के नाम, राष्ट्र के नाम एड्रेस दिया और कोविड-19 के खिलाफ आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ के स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर ने अपने इस एड्रेस में आपदा को अवसर यानी कि इस पैंडेमिक को एक अपॉर्चुनिटी बताते हुए लोकल को वोकल करने के लिए देश को सेल्फ रिलायंट बनाने का ये ऐलान किया है। खास बात यह है कि हमारा मुल्क भारत एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में ह्यूज पोटेंशियल वाला दुनिया की एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर सामने आया है। यहां जानने वाली बात यह हो जाती है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो क्या है और इसके कामयाब होने की पॉसिबिलिटीज क्या नजर आती हैं, इसका रोल क्या है। भारत अगर सेल्फ रिलायंट बनने की दिशा में आगे जाता है तो इसका रोल, इसकी भूमिका कितनी बड़ी होती है, और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद है, बहुत अच्छा तजुर्बा रखते हैं इस फील्ड में। हमारे साथ हैं कंपनी सेक्रेटरी विनीत सहाय जी। विनीत जी, आपका स्वागत है। और साथ ही हैं इकोनॉमिस्ट डॉक्टर शरद कोहली। डॉक्टर शरद कोहली, आई वेलकम यू ऑन द शो। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल विनीत जी मेरा आपसे है, 20 लाख करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की है। एसएमई सेक्टर जो है हमारा, उसके अंदर एक खुशी है, लेकिन अगर वो समझना चाहे, एबीसी से वो ये समझना चाहे दरअसल कि ये पैकेज सीधे तौर पर क्या फ़ायदा लेकर आ रहा है, तो ये आप कैसे समझाएंगे? हम एक इनिशियल डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। एमएसएमईज पहले से भी काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा हमारे देश के जीडीपी में अराउंड 30% उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। बहुत इफ़िशियंसी से के साथ काम करते रहे हैं वो। उनके साथ कुछ समस्या जो पैंडेमिक के कारण भी हुआ और कुछ पहले भी समस्या था, उनको काफ़ी अच्छे तरीके से एड्रेस की। सबसे बड़ा जो समस्या था उनका लिक्विडिटी की, बैंक से लोन लेने की जो समस्या था, उस पर गवर्नमेंट ने अच्छा खासा फोकस किया और उनके लोन को सुचारू रूप से उनको दिलाने के लिए गवर्नमेंट ने सॉवरिन गारंटी दी है। उनके लोन के लिए 3 तरह का लोन को कैटेगराइज किया। जो अच्छे हेल्दी एसएमईज हैं, जो कोविड के पहले बहुत हेल्दी थे, चल रहा था, जिनको लोन भी मिला हुआ था बैंक से, उनको 20% एडिशनल लोन दिया। और जानने वाली बात यह है कि ये 20% जो लोन है ये ऑटोमेटिक है। इसके लिए कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कोई एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, इसके लिए कोई भी कोलेट्रल उनको देना नहीं पड़ेगा। मतलब कि उन्हें कोई भी एडिशनल अपने प्रॉपर्टी बैंक को मॉर्गेज नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई वुड लाइक टू आस्क यू डॉक्टर शरद कोहली कि ये कोलेट्रल फ्री लोन जो है, लोग इसका कितना और कैसे फायदा उठा सकेंगे? देखिए, पैंडेमिक की वजह से रीमा हुआ क्या कि एमएसएमई सारे के सारे, क्योंकि उनकी सेल बंद हो गई, उनका रेवेन्यू आना बंद हो गया, उनके कारखाने या जो भी छोटे मोटे बिजनेसेस से सारे बंद हो गए। तो उनको प्रॉब्लम आई कि अब जब आप दोबारा स्टार्ट करते हैं ऐसे में, तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि आपके पास लिक्विडिटी नहीं है, आपके पास धन नहीं है। तो सरकार ने ठीक जहां रग सबसे ज्यादा दुख रही थी, वहीं पर जाके इशारा किया, वहीं पर जाके हाथ रखा। और वो ये थी कि उनको बैंक से, जिनके पास पहले से लोन चल रहा था, जो 3 लाख करोड़ का खासकर जो पैकेज था, उसमें उनको 20% एडिशनल। अब होता क्या है, जब आप लोन लेने जाते हैं, कोई भी नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, जब वो लोन लेने जाएगा तो उसको बैंक के पास जब वो जाता है, ये दर्शकों को समझना बहुत जरूरी है, जो ही वो जाता है बैंक सबसे पहले उसको कहता है कि आप बदले में, पुराना जमाना होता था ना रीमा, तो उस समय लोग गिरवी रखते थे सामान, आपको याद होगा, गिरवी, गहने गिरवी रखे, किसी ने अपना कोई महंगा सामान गिरवी रखा। दरअसल लोगों ने उसी के साथ जोड़ भी लिया। बिल्कुल। तो अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपको एक कोलेट्रल देना ही पड़ेगा। जी हाँ, तो कोलेट्रल मांगा जाता है। आप कोलेट्रल, जिसका लोन ऑलरेडी चल रहा है, उसने अपनी फैक्ट्री या अपना घर, अपने घर के जेवर वगैरह पहले से ही रखे हुए थे। तो अब दिक्कत यह आएगी, जिसके पहले से रखे हैं, लोन चल रहा है, अब वो नया कहां से लाएगा? पैंडेमिक के बाद खासकर कोई नया एसेट तो क्रिएट हुआ नहीं। तो इसलिए सरकार ने, मैंने कहा ना, दुखती रग पे हाथ रखा। तो सरकार ने वही राहत दी कि अब आप बैंक के पास जाइए, आपसे कुछ भी, वो जो गिरवी रखने वाली बात थी, अगर हम आसान भाषा में समझे, कोलेट्रल कोई नहीं चाहिए, आपका लोन चल रहा है, आपको 20% एडिशनल तुरंत ऑटोमेटिक आपको वो मिल जाएगा। मुझे लग रहा है इस एडिशनल अमाउंट मिलने की वजह से, देखिए इसमें समझने वाली बात क्या है कि पहले जो आपने लोन लिया हुआ था, वो तो आपका बिजनेस में पहले से ही घूम रहा था, लगा हुआ था,
पर ये नया मिलने से आपको जो अपनी फैक्ट्री को चलाने में, बिजनेस को चलाने में वर्किंग कैपिटल चाहिए था, आपने तनख्वाहें नहीं दी थी, आपने अपने वेंडर्स को पेमेंट नहीं करी थी, बिजली के बिल नहीं दिए थे, किराए नहीं दिए थे, उससे एकदम से राहत मिली और वो जो रुका हुआ पहिया था वो दोबारा से इससे चल पड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है विनीत जी, क्योंकि एक बहुत बड़ा लकूना इस पेंडेमिक ने क्रिएट किया है और अब चारों तरफ से कोशिशें हैं और ये बड़ी कोशिश है राहत देने की इस सेक्टर को। आपको बता दें कि एसएमई सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है देश का और अच्छी खासी तादाद में महिलाएं भी इसमें शामिल हैं, लेकिन बात वही है कि 25 लाख से भी नीचे से ये इंडस्ट्री शुरू हो जाती है। ऐसे में इस लकूना में पहले ही जो आप नुकसान झेल चुके हैं, अब उससे सरकार आपको बाहर निकाल रही है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की बात की गई है। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि दरअसल इसके लिए एलिजिबल कौन है? एलिजिबल वही लोग हैं जिनका लोन पहले से चल रहा था, हेल्दी थे, जिनका अप टू 100 करोड़ टर्नओवर था और 25 करोड़ अप टू लोन उनको मिला हुआ था। उनको अब 20% मिलेगा, उस लोन का 20% मिलेगा जो 29 फरवरी 2020 में आउटस्टैंडिंग था। उनको कोई कोलेटरल नहीं देना और उनको ऑटोमेटिक मिलेगा, उन्हें कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं है, बैंक रिफ्यूज नहीं कर सकता है। आप ये टर्म देखिए कि इसमें ऑटोमेटिक वर्ड है। ऑटोमेटिक मीन्स आपको नहीं चाहिए तो आपको बैंक को बोलना पड़ेगा आई डोंट वांट दिस लोन, अदरवाइज इट विल गिवन टू यू ऑटोमेटिकली। ये भी बहुत खास बात है जो यहाँ पर समझने की ज़रूरत है उन तमाम लोगों को जो ये शो देख रहे हैं। और दरअसल इस पैकेज के ऐलान के साथ ही जो तमाम निटी ग्रिटीज थी वो जानना चाह रहे थे, उसी के लिए हम ये शो कर रहे हैं। यहाँ पर बात ये भी है शरद जी कि इसकी क्रेडिट लिमिट कितनी है मैक्सिमम, अलग अलग अगर हम मदों में बात करें तो इसकी मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट क्या है, कितनी? देखिए 100 करोड़ अगर आपकी टर्नओवर है तो पहले तो वहां तक था, 25 करोड़ का आपका लोन चल रहा है उनके लिए था। हम ये देखना है रीमा, इसमें जो खास बात ये निकल के आई कि पैंडेमिक के दौरान ये जो एमएसएमई सेक्टर और जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक बहुत बड़ी खबर उसमें खबर बन गई। वो ये खबर थी कि बहुत सालों से चल रहा था कि एमएसएमई की जो डेफिनेशन है वो उसको बदला जाए, क्योंकि वो खाली निवेश के बेसिस पे थी, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे थी। उसको सरकार ने वो जो पेंडिंग था, बहुत दिनों से पेंडिंग था, उस पर डिस्कशन चल रहा था, उसको टर्नओवर बेस कर दिया। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि अभी एक आध दिन पहले की खबर आई है कि 99% बिजनेसेस इंडिया में अब वो एमएसएमई हो गए हैं। तो इनकी आप अहमियत समझ सकते हैं कि कितनी अहमियत है। और अगर हम इससे ये जो अभी डेफिनेशन बदली गई, इससे पहले कि अगर कुछ बड़े रोचक आंकड़े देखें इंटरेस्टिंग, तो 11 करोड़ लोग एमएसएमईज में नौकरी कर रहे थे। 29% देश की जीडीपी एमएसएमई सेक्टर से आ रही थी। करीब 45% एक्सपोर्ट एमएसएमई सेक्टर से हो रहा था। तो मुझे लग रहा है एमएसएमई के बिना, अगर मैं इसको आसान भाषा में कहूं, आसान लफ्ज इस्तेमाल करूं, तो एमएसएमई के बिना अब भारत में बिजनेस को सोचना करीब जो है नामुमकिन हो गया है। जहां 99% बिजनेस, तो कुल 1% बिजनेस ऐसे हैं रीमा जो अब एमएसएमई सेक्टर में नहीं आते। तो मुझे लग रहा है वो जो 100 करोड़ 25 करोड़ की जो लिमिट थी वो तो थी। उसके अलावा अब लगभग सारे ही बिजनेसेस, अगर मैं आपकी बात का बिल्कुल सीधा जवाब दूं तो 99% बिजनेस और एमएसएमई के लिए सरकार ने इतनी ज्यादा स्कीम्स निकाल रखी हैं कि आपको एक खास स्कीम जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा यहां पर, जो कि बहुत जरूरी है, कि ऐसे नहीं होता था पहले कि आप बिजनेस कर रहे हैं, आपने मान लीजिए किसी को सेल करी, अब सेल करी, मान लीजिए वो आपका पैसा नहीं दे रहा है। एमएसएमई मिनिस्ट्री ने अपनी जो गाइडलाइंस निकाली है रीमा, उसमें यहां तक है, जबकि बोलते हैं ना मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, आपका वेंडर है, आपके रिलेशन है उससे, आप पैसा वसूलिए ना उससे, पर मिनिस्ट्री ने आके वहां भी दखल देने का एक इनिशिएटिव लिया कि अगर आपकी पेमेंट नहीं आती है तो हम दखल देके आपकी पेमेंट वसूल कराएंगे। तो मुझे लग रहा है एमएसएमई सेक्टर के लिए रीमा एक बहुत बड़ी एक अवसर, एक अपॉर्चुनिटी खुल गई है। और इसका अगर मैं एक सिंपल उदाहरण लूं, एग्जाम्पल लूं, तो सबसे बड़ा जो सेक्टर है, आपने एग्रीकल्चर सेक्टर की तो शुरू में बात करी थी, जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, दवाइयों का जो पूरा का पूरा, आप मानेंगे नहीं, और आज ना पैसा बोलता है। ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का 20 लाख करोड़ है, आज ये सच में बोलता है, क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में 2/3 हिस्सा पूरी दुनिया का, तो समझ लीजिए भारत जो है, इंडिया जो है, दुनिया की फार्मेसी है, दवाई की दुकान है।
2/3 हिस्सा ड्रग और ड्रग इंटरमीडिएट्स का, करीब करीब 80 से 90% जो आप वैक्सीन लगाते हैं, बच्चे लगाते हैं, पैदा होने के बाद शुरू हो जाती है, और अब तो कोरोना वैक्सीन की बात चल रही है, करीब 80 से 90% दुनिया की वैक्सीन। तो मुझे लग रहा है इसी सबको ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान लाया गया कि अगर 99% बिजनेसेस हमें खड़ा कर देंगे तो हम क्यों ना उन्हीं के लिए कुछ करा जाए, यही बात दिमाग में रखिए। एक सही वक्त होता है, देयर इज अ राइट टाइम फॉर एवरीथिंग। और हम क्योंकि आत्मनिर्भरता की बात अक्सर करते थे विनीत जी, लेकिन अब वो वक्त आया है, और खासतौर से चाइना के साथ इस फेस ऑफ के बाद हमने देखा है लोगों के अंदर वो एक कह सकते हैं कि एक सेल्फ गाइडिंग फोर्स काम कर रही है आत्मनिर्भरता की, और उसमें सरकार किस हद तक मदद कर रही है, हम लगातार बात इसकी कर रहे हैं। अब यहाँ पर लोग ये भी जानना चाहेंगे कि दरअसल इस लोन के अप्रूवल की हम लोग बात कर रहे थे, रीपेमेंट की बात भी हम लोग करना चाहेंगे, वो भी लोग समझना चाहेंगे कि इसको चुकाने के लिए सिलसिलेवार तरीके से क्या है जो तमाम बातें। इस लोन में 2 चीज़ें थी जो हम लोग मिस कर रहे थे। इस लोन को जो अप्लाई करने का लास्ट डेट है वो 30 अक्टूबर है, और सभी लोग इस 30 अक्टूबर तक अवेल कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि इसको जो रीपेमेंट की बात है, रीपेमेंट इसको पहले साल इसका प्रिंसिपल नहीं लौटाना है आपको, और इसका रीपेमेंट का टोटल ड्यूरेशन 4 साल है। फर्स्ट ईयर आपको लोन का कुछ भी आपको प्रिंसिपल नहीं लौटाना है, ये भी इसकी बहुत बड़ी सहूलियत वाली बात है। दूसरा चीज़ है कि और भी कई सारे लोन स्कीम्स हैं इसके अंदर। एक तो है जिनका जो हेल्दी थे, जिनको बैंक ऑलरेडी दे रहा था, ऐसे भी MSME थे जो पहले से फाइनेंशियल प्रॉब्लम में थे, उनके लिए भी गवर्नमेंट ने छोटा लोन दिया है। उनको उनकी 100% गारंटी भी नहीं दे रही है, बट उनको लोन मुहैया करा रही है गवर्नमेंट। इसके अलावा कुछ ऐसे SMEs हैं जिनको इक्विटी दे रही है, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट एक फंड बना रही है, उसके लिए इक्विटी अरेंज कर रही है। इन इक्विटी अगर MSME में आएगा तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि ये सारे इक्विटीज़ ये ओवर द पीरियड ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होंगे, तो हमारा कैपिटल मार्केट बढ़ेगा। तो ये सिर्फ लोन ही नहीं दे रही है गवर्नमेंट, उनको अलग तरह से भी सपोर्ट कर रही है। एग्जैक्टली NPA एक बड़ा इशू रहा है शरद जी, हमने ये देखा है। और यहाँ जब हम सबऑर्डिनेट डेट की बात करते हैं NPAs के लिए, MSMEs के लिए, तो लिक्विडिटी अमाउंट कितना उसके लिए इसमें ऑफर किया गया है और कैसे उसका फ़ायदा उठा पाएंगे? देखिए अभी जैसे कि अभी जिक्र हुआ कि हमने 25 करोड़ 100 करोड़ की बात करी, हमने विनीत जी ने वापस कब करना है 4 साल की उसकी मियाद रखी गई, 1 साल तक मॉरेटोरियम है कि आपको उसमें कुछ नहीं देना है, ब्याज की दर भी उसकी जो है बड़ी बड़ी रियायती रखी गई है। तो NPAs जैसा कि अभी विनीत ने बताया कि इसमें एक खास एलोकेशन किया गया, और ये आज तक कभी नहीं हुआ कि ऐसे लोगों को लोन दिया जाए जो कि पहले से शायद बहुत ज्यादा हेल्दी कैटेगरी में नहीं थे। ये पहली दफे सरकार ने कदम उठाया कि मेरे ख्याल 20,000 करोड़ के करीब का एलोकेशन किया गया उनके लिए। 20,000 करोड़ केवल ऐसे MSMEs के लिए जो कि बहुत रेगुलर रीपेमेंट में नहीं थे, जिनकी डेट गुड डेट या हेल्दी डेट में नहीं आती थी। मुझे लग रहा है ये एक बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि NPAs का आपने जिक्र किया, NPAs को हम ऐसी नजर से देखते हैं कि ये वो लोग हैं स्टिकी डेट जिसको बोलते हैं, जो लोग समय पे अपना लोन वापस नहीं करते हैं, 1-2 साल हो गए, किसी पे मुकदमे भी चल रहे हैं, किसी पे रिकवरी प्रोसीडिंग चल रही है। तो मुझे लग रहा है ऐसे लोगों को आके लोन देना जिनकी की आगे डेट सर्विसिंग हेल्दी नहीं है, बहुत बड़ा कदम था। इक्विटी की भी इन्होंने बात करी, और वो भी मैं अभी हम उसको डिस्कशन में लाने वाले थे। बहुत अच्छा किया विनीत आपने जिक्र किया, क्योंकि मेरे मन में ये आ रहा था। ये भी एक पहल हुई है, क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि स्टार्टअप्स के लिए खाली सरकार इक्विटी के लिए आगे आ रही थी, पर अब स्टार्टअप से आगे बढ़ के MSMEs के लिए इक्विटी में आई है। तो अगर इक्विटी होती है ना, तो आपका जो NPA वाला सवाल था, अगर मैं उस पर जाऊं तो इक्विटी में रीमा आपको, क्योंकि इक्विटी वापस नहीं देनी होती, इक्विटी में तो आपके समझ लीजिए वो पार्टनर बन गए, आपके साथी बन गए बिजनेस में, तो उसमें तो वापस देने का चक्कर नहीं है। और मैं समझता हूं कि NPAs बैंकों की जो हालत पिछले 4-5 साल से हम देख रहे थे, बहुत NPAs बढ़ गए थे, और आपको मैं ये बड़े यकीन से कह सकता हूं आज कि आज बैंकों की हालत आज से 2 साल पहले से बहुत अच्छी है। उनके जिसको एक शब्द होता है जिसको कहते हैं, लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हम, छटनी, बहुत छटनी हो गई है। बैंकों का कंसोलिडेशन हो गया है, बैंक मर्ज हो गए हैं, और सरकार इस बात पे खास ध्यान दे रही है कि जो भी लोन दिया जा रहा है वो NPA ना हो। देखिए NPA की नौबत क्यों आती है? इसीलिए आती है कि आपका बिजनेस घाटे में चला जाता है, या आपने गलत व्यक्ति को दे दिया, या जिसको नहीं मिलना चाहिए था उसको दे दिया। मुझे लग रहा है अब जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है वो बहुत ही दुरुस्त है,
और अब एनपीएस आगे आगे हम देखेंगे कि वो घटते चले जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको एक हेल्दी बैंकिंग सेक्टर दिखाई देने लग जाएगा। बिल्कुल। फंड ऑफ फंड्स की हम बात अगर करें विनीत जी, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इक्विटी इन्फ्यूजन फॉर एमएसएमई थ्रू फंड ऑफ फंड्स? इक्विटी इन्फ्यूजन गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग ऑल अलोन। गवर्नमेंट सिर्फ अकेले नहीं कर रही है, इसमें गवर्नमेंट ने अपने साथ पार्टनरिंग, अभी ये क्लियर नहीं है लेकिन ये पार्टनरिंग होगी। एलआईसी और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन आएंगे, 50% वो डालेंगे, 50% गवर्नमेंट डालेगी और इसी फंड से, इसी फंड का यूटिलाइजेशन होगा इक्विटी पार्टिसिपेशन में। करीब 50,000 करोड़ का लगभग फंड है। बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा है और आज तक कभी नहीं हुआ। और जैसा कि इन्होंने भी जिक्र किया कि स्टॉक मार्केट पे ये जो नितिन गडकरी जी हैं, एमएसएमई के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने पहले भी ये जिक्र किया और मैं समझता हूं बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि शेयर मार्केट ऐसा माना जाता था कि बहुत बड़ी कंपनीज के लिए है जिनकी 1,000, 2,000, 3,000 करोड़ से नीचे तो बात ही नहीं होती। छोटे व्यापारियों को, छोटे कंपनीज को अगर आप स्टॉक मार्केट में लाते हैं तो उससे आपका कैपिटल क्रिएशन ज्यादा होता है, कैपिटल मार्केट होता है, छोटे निवेशकों को वहां मौका मिलता है निवेश। आप सोचिए कि वो कितने बड़े बन सकते हैं। आज देश की सबसे बड़ी निजी कंपनी 11-12 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन पे पहुंच चुकी है और उसका श्रेय, उसका क्रेडिट हम स्टॉक मार्केट को देते हैं। तो मुझे लग रहा है अगर छोटी छोटी ये एमएसएमई स्टॉक मार्केट में आ जाए या इनके लिए एक अलग स्टॉक मार्केट क्रिएट हो जाए, जिसकी बात चल रही है मिनिस्ट्री में, मुझे लग रहा है ये हमारे आत्मनिर्भर भारत अभियान की सबसे बड़ी सफलता होगी, सबसे बड़ा सक्सेस होगा। बिल्कुल। और क्योंकि ज़्यादातर हमारी जो एसएमईज हैं, यूनिट्स हैं, वो देश के उन हिस्सों में आती हैं जहाँ पर शायद अब तक तकनीक का उतना विस्तार नहीं है। अभी तक हम टेक्नोलॉजी एनहेंसमेंट की बात करते हैं, वो नहीं है। ये तमाम बातें आती हैं। उन चुनौतियों को दूर करने के लिए, उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए आपको लगता है कि इस तरफ भी ध्यान दिया जाएगा? जरूर पॉलिसी गवर्नमेंट, इसमें जो हमारा आत्मनिर्भर सिस्टम है, इसमें गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी, पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर सभी पे बहुत ध्यान दिया है। और ये जो इक्विटी पार्टिसिपेशन है, ये बेसिकली इसी को देख के किया गया कि किसी के पास टेक्नोलॉजी है वो पार्टिसिपेट करे उन प्राइवेट प्लेयर्स के साथ, जो कि वो आगे जाके उनमें पोटेंशियल बने और वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो। तो ये टेक्नोलॉजी तो विशेष तौर पे गवर्नमेंट का बहुत ध्यान है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे। और बिना टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के एमएसएमई की सक्सेस स्टोरी पॉसिबल भी नहीं है, संभव ही नहीं है ये। बिल्कुल। क्योंकि शरद जी, वही आपसे भी मेरा कनेक्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि एसएमईज दरअसल देश की जड़ों से निकलकर आती है और फिर आगे तक जाती है, सक्सेस स्टोरीज आगे तक जाती है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा जो डिजिटल हिंड्रेंस है वो तो एक पहलू है ही जिस पर बात करने की ज़रूरत है। समझने के लिए दरअसल जो लिक्विडिटी है वो उन तक कैसे पहुंचेगी, ये एक बड़ी बात है। और तमाम जो दूसरे चैलेंजेस हैं जिसमें एक आम व्यापारी एमएसएमई तबके का नहीं समझ पा रहा, नहीं पहुंच पा रहा, आपको कैसे लगता है कि उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया जाएगा और क्या ये लंबा वक्त लेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। अब उर्दू में एक शेर बोलते हैं, उसके आखिर में आता है अब दिल्ली दूर नहीं है। अब वो वक्त लंबा नहीं लगेगा। और आपने क्योंकि टेक्नोलॉजी की बात करी, तो टेक्नोलॉजी में एक बात मैं जिक्र यहां पर जरूर करना चाहूंगा, वो ये है कि ये जो लॉकडाउन का पीरियड था और बहुत सारे देखिए जहां पर फैक्ट्री चलनी थी, मशीनें चलनी थी, फैक्ट्री का शेड था, वर्कर्स ने आना था, वो तो मैं मानता हूं लॉकडाउन में लॉक ही रहा, हालांकि खोल दिया गया बाद में, अब तो हमारे लॉकिंग फेज में है। पर इसने टेक्नोलॉजी के मामले में एमएसएमईज को बड़ा कुछ सिखाया। जहां पर वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल था रीमा, वहां केवल वर्क फ्रॉम होम नहीं हुआ। उन्होंने आइंदा के लिए, आने वाले वक्त के लिए, उन्होंने अपने लिए कहा यही टेक्निक चलेगी। बहुत सारी कंपनी ऐसी मैं जानता हूं, वो कहते हैं आगे से हम ऐसे ही चलेंगे, हमें इतनी बड़ी जगह की जरूरत नहीं है। पर ये वहां पर है जहां पर फैक्ट्री नहीं है, मशीन नहीं चल रही। तो आपने जो सवाल पूछा कि उनके लिए आगे वक्त लगेगा, मुझे लग रहा है टेक्नोलॉजी ज्यों-ज्यों एमएसएमईज तक पहुंचेगी त्यों-त्यों उनकी तरक्की उतनी स्पीड पकड़ लेगी, उतनी रफ्तार पकड़ लेगी और वो उतनी जल्दी आगे बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, एक बहुत अहम बात जो मैं यहां जिक्र करना चाहूंगा कि एमएसएमई मिनिस्ट्री ने एक जेम्स नाम से पोर्टल शुरू किया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। मुझे लग रहा है वो एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है, क्योंकि एमएसएमईज को दिक्कत क्या होती है। देखिए, एमएसएमईज को आपने लिक्विडिटी का जिक्र किया, एमएसएमईज को आपने टेक्नोलॉजी का जिक्र किया,
दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत आती थी रीमा, जो एमएसएमईज को बढ़ने से रोकती थी कि उनको मार्केट नहीं मिलती थी। हम अपना माल बना के आखिर बेचे कहां, कौन लेगा हमसे। तो मुझे लग रहा है उस जेम्स ने बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया है। अब वो जेम्स पे लिस्टिंग करा सकते हैं, लिस्टिंग करा के अपना माल बेच सकते हैं, और माल बेच के ऑनलाइन कॉमर्स का, जिसको हम ई कॉमर्स कहते हैं, उसका वो फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ ग्लोबल टेंडरिंग की बात आ रही है एमएसएमई में। विनीत जी, ब्रीफली मैं आपसे जानना चाहूंगी, इज देयर एनी कैप फॉर दैट? इसमें 200 करोड़ तक का जो भी टेंडर गवर्नमेंट निकालेगी, इसमें ग्लोबल टेंडरिंग को गवर्नमेंट ने मना कर दिया। इसका फ़ायदा यह होगा कि हमारे हिंदुस्तानी जो एमएसएमईज हैं वही उस पर बिड कर सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज क्या होता था कि ग्लोबल जाइंट्स वो धीरे धीरे करके हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को कैप्चर करते जा रहे थे। हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट 100 करोड़ फिर 200 करोड़ का वो प्रोजेक्ट्स वो लेते जा रहे थे। तो वो ये एक तरह से बहुत बड़ा, ये सबसे मतलब आत्मनिर्भर भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीजन में ये बहुत अच्छी बात आपने कही विनीत जी। लेकिन शरद जी, इसे लेकर के दरअसल जो पर्सपेक्टिव है वो ड्यूअल पर्सपेक्टिव हो सकता है। तो एक जो आम मैन्युफैक्चरर है वो इसे कैसे समझेगा? देखिए, वो ऐसे समझेगा कि सरकार की तरफ से जो टेंडर निकलते थे, सरकार की तरफ से जो इतने सारे काम यहाँ रीमा निकलते थे, तो उसमें जैसे विनीत ने बताया, बिल्कुल यही होता था कि फॉरेन की कोई कंपनी आती थी, आके वो कॉन्ट्रैक्ट को ले जाती थी, वो दिखाती थी कि हम में तो बड़ा दम है, हमने इतने प्रोजेक्ट्स किए हैं। अब मुझे लग रहा है उस पे जो 200 करोड़ की ये सीलिंग लगा दी है, अब भारत में हमारे अपने यहाँ की बनी हुई कंपनी जो यहाँ से पनपेगी, जो आपने कहा कि जमीन से पनप के निकलते हैं, आज उस कंपनी में इतनी हिम्मत होगी कि वो 200 करोड़ की जो कैप है, 200 करोड़ से नीचे के प्रोजेक्ट वो लें। और आप समझ सकते हैं, सो आप एक मैं उदाहरण लूं, एग्जांपल लूं, मान लीजिए एक कंपनी की 2-3 करोड़ टर्नओवर थी, आज उसको ये मौका मिला है, मान लीजिए 175 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट निकलता है, उसको ऑल ऑफ अ सडन 175 करोड़ का वो प्रोजेक्ट लेने का मौका मिलेगा। आप सोचिए कि कहां वो 2 करोड़ पे था, और अगर वो सारे साधन मुहैया करा के और वो 225 करोड़ का प्रोजेक्ट ले लेता है, आप समझिए कि एक लीप फ्रॉग अंग्रेजी में शब्द होता है, कितनी बड़ी वो जंप मारेगा और कहां के कहां वो पहुंच सकते हैं। मुझे लग रहा है सीमा, अगर आप मेरे से सच पूछें तो आत्मनिर्भर लोग कह रहे थे एक नारा है और सुनने में अच्छा लगता है, पर मैं आपको सच बता रहा हूं, जो लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं और केवल पैसा बोलता है, ये बात बता सकता है आपको कि आत्मनिर्भर भारत असल में क्या कर सकता है। बिल्कुल, आत्मनिर्भर भारत असल में क्या कर सकता है ये हमने जाना, हमने तमाम वो पहलू जाने, वो तमाम वो एंगल हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की। दरअसल जो इस 20 लाख करोड़ के पैकेज से निकले हैं, कैसे एक आम व्यापारी, आम मैन्युफैक्चरर इसका फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि ये आपके लिए है। और जैसा कि शरद जी या विनीत जी, हम अक्सर ये कहते हैं, देयर इज ऑलवेज लाइट एट एंड ऑफ द टनल। और ये जो टनल है, ये जो सुरंग है पैंडेमिक की, ये जिन लोगों को लंबी लग रही थी, सरकार ने इस टनल के, सुरंग के लास्ट में, एंड में जाकर कि आपको एमएसएमई सेक्टर को एक ये जो रोशनी की किरण है, ये जो टॉर्च लाइटिंग है, वो दिखा दी है। और इसके लिए आप जाहिर तौर पर और ज़्यादा होपफुल रह सकते हैं। एक आखिरी सवाल ये है विनीत जी, मैं ये समझना चाहूँगी कि प्लान तमाम है, एग्जीक्यूशन के लेवल पर अगर हम ये समझें कि ग्रास रूट में इसे फाइनल टच कैसे देगी सरकार, क्योंकि अभी कंफ्यूजन बहुत है, इस कंफ्यूजन को खत्म करने की भी ज़रूरत है। ये आखिरी सवाल मैं आपसे देखिए, गवर्नमेंट सिर्फ पॉलिसी नहीं बनाई है, गवर्नमेंट पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन भी करा रही है और पॉलिसी पे फीडबैक भी ले रही है। आप देखिएगा, इसमें कई सारे करेक्शंस हैं जो गवर्नमेंट को लगता है वो आ रहे हैं और वो आते रहेंगे, और ये अभियान है। इसको गवर्नमेंट ने इसका नाम अभियान रखा। अभियान मतलब जो रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। ये कोई योजना नहीं है कि हमने 5 साल के बाद कंप्लीट कर लिया या 2 साल या एक पीरियड के लिए। ये अभियान है, और ये गवर्नमेंट अभियान नाम रखने का बहुत बड़ा रेलिवेंस है कि ये हमें रुकना नहीं, हमें चलाते रहना है। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही शरद जी। एक रिएक्शन आपसे भी मैं चाहूंगी चलते चलते इस पर, क्योंकि हमने दरअसल ये देखा कि इसमें मल्टीपल विंडो सिस्टम जो था, उसे लेकर अक्सर लोग बहुत परेशानियों की बात करते थे, जो चाहते भी थे वो भी रुक जाते थे। तो उसमें भी काफ़ी बेहतरी की है सरकार ने, वहाँ भी हमने देखा है चीज़ों को इम्प्रोवाइज किया गया है। जी हाँ, आपका सवाल तो बहुत तफसील से बताने वाला है, पर अगर जल्दी से मैं बताऊं, समय कम है, तो जी हाँ, सरकार उसको ग्राउंड लेवल पे जब वो पहुंचेगा, क्योंकि यही शिकायत होती थी कि ऊपर पॉलिसीज बहुत अच्छी बनती है, पर जब तक वो नीचे पहुंचती है जमीनी तौर पे, तो वो उस तरह खिल नहीं पाती हैं, जो ऊपर मंशा होती है, जो इंटेंशन होती है, वो नहीं आ पाती। मुझे लग रहा है इसमें सरकार खास ध्यान रख रही है। और ये हमने देखा बैंकों में, जब वो एमएसएमईज गए लोन लेने, तो जब अनाउंसमेंट हुई थी, सबने ये सोचा कि प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया है, पता नहीं हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, सब ये अटकलें लगा रहे थे क्या होगा। पर जब वो बैंक में गए
आप मानेंगे नहीं, मैंने खुद देखा, और आज तक करीब 1.5 लाख करोड़ उस 3 लाख करोड़ में से आज जब हम बात कर रहे हैं उसमें से ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका है, 50,000 करोड़ बट भी चुका है। तो जिस स्पीड से वो काम हुआ, ये आपके इस बात का जवाब देती है कि इंप्लीमेंटेशन पे अब खास ध्यान दिया जा रहा है। बिल्कुल, और सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि लोगों तक दरअसल वो पहुंच पाए। सरकार ने जिसका वायदा किया है, जो प्रॉमिस किया है, और जो दरअसल आम लोगों के लिए है, जो होगा तभी पता चलेगा, क्योंकि पैसा बोलता है और जो किया जाता है वो भी ग्राउंड पर आकर, यानी ज़मीन पर आकर हकीकत के तौर पर बोलता है। खैर आज की इस कड़ी में इतना ही। डॉक्टर शरद कोहली आपका, विनीत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे डिस्कशन में हमारे साथ शामिल रहने के लिए, बहुत वैल्यूएबल इंसाइट्स अपनी देने के लिए। और पैसा बोलता है कि इस कड़ी में आज के लिए इतना ही। अगर आपकी कोई राय है, हमारे लिए कोई सजेशंस हैं, डू सेंड अस। आवर ईमेल एड्रेस इज ddurduspecial@gmail.com। इस पर जरूर अपने ईमेल दीजिए, हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ आप मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।